हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का अगला चैप्टर नंबर 39 देखेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 39 है। एनसीईआरटी पर्यावरण यानी कि एनसीईआरटी एनवायरनमेंट का ये पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी पर्यावरण में हम लोग दो चैप्टर्स देखेंगे। पहला हमारा है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा इकोसिस्टम। ये दोनों ही चैप्टर्स क्लास 10th के हैं। क्लास 10th की साइंस की किताब में आप देखोगे कि चैप्टर नंबर जो हमारा 14 है ये है ऊर्जा के स्रोत, और जो चैप्टर नंबर 15 है वो है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। और उस चैप्टर के अंदर हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है इसके अंदर आपको इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इकोसिस्टम के बारे में ही हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 39 है, हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद ये इकोसिस्टम हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 40 में, इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। टोटल 80 सवाल है इसके अंदर। सारे सवाल जो है ये मैंने इसी चैप्टर से बनाया है, चैप्टर नंबर 14 से। कुछ 4-5 सवाल ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। तो इस एक वीडियो में हम लोग इन सारे ही सवालों को कवर करेंगे। तो बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं इस सीरीज के अंदर, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप सारे ही चैप्टर्स को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवालों से। यदि किसी ऊंचाई से एक प्लेट को फर्श पर गिराएं और वह जमीन से टकराती है तो प्लेट की अधिकांश स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। प्लेट के पास कोई ऊंचाई है, यानी प्लेट किसी ऊंचाई पर है तो उसके पास है स्थितिज ऊर्जा। जब वो जमीन से टकराती है तो जोर से आवाज आती है, यानी कि अधिकांश स्थितिज ऊर्जा जो है ये साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में बदल चुकी है। अधिकांश, ऐसा नहीं कि 100%, अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जो स्थितिज ऊर्जा है ये साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में बदल चुकी है। मोमबत्ती के जलने में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो मोमबत्ती बनी होती है वैक्स से। इस वैक्स में रासायनिक ऊर्जा है। जब हम इसे जलाते हैं तो इससे प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सी नहीं मारेंगे, सी में केवल प्रकाश लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रकाश और ऊष्मीय दोनों है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो डी होगा। साइकिल चलाने या शारीरिक कार्यों को करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मस्कुलर एनर्जी देते हैं, और हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है केमिकल एनर्जी से, यानी जो हम फूड खाते हैं उससे। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऊर्जा स्रोत के गुण, उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण, यानी आपके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप उसको कैसे बोलोगे कि ये एक अच्छा सोर्स है? इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए जिससे हम ये बोल पाएँ कि ये जो सोर्स है, जो हमारे पास सोर्स है, ये एक अच्छा सोर्स है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी हुई ये लागू होनी चाहिए उस पर, कि वो आसानी से उपलब्ध हो, हमें आसानी से मिल जाए, ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े। उसके बाद उसको हम आसानी से स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके और स्टोर कर सकते हैं। तो ये बातें भी है जो लागू होनी चाहिए। सस्ता हो, उस स्रोत को प्राप्त करने में ज़्यादा खर्चे ना आए, सस्ता हो। प्रदूषण मुक्त हो, कम से कम प्रदूषण फैलाएं। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, मतलब कि कम अमाउंट में ही वो ज़्यादा एनर्जी दे। तो ये सारी ही बातें अगर लागू है, हम बोल सकते हैं कि वो ऊर्जा के अच्छा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ज़्यादातर जो परंपरागत सोर्स होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, मतलब उनका पुनः भंडारण नहीं हो सकता। और ज़्यादातर जो गैर परंपरागत होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। देखिए, परंपरागत जो स्रोत है वो अनवीकरणीय हो ये जरूरी नहीं है, और गैर परंपरागत नवीकरणीय हो ये भी जरूरी नहीं है। ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि गैर परंपरागत वाले नवीकरणीय होते हैं और जो परंपरागत वाले होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि परंपरागत को ही हम लोग अनवीकरणीय बोलते हैं। लेकिन ये दोनों जो वर्गीकरण है ये अलग अलग आधार पर है। हम लोग अनवीकरणीय और नवीकरणीय, पुनः भंडारण या फिर बोलते पुनर्जनन के आधार पर करते हैं कि अगर पुनः भंडारण नहीं हो पाएगा तो अनवीकरणीय है, और अगर पुनः भंडारण हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे नवीकरणीय। ये एक अलग आधार है वर्गीकरण का। परंपरागत, गैर परंपरागत, ये हम देखते हैं कि कब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बहुत ही लंबे टाइम से, पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है उस सोर्स का तो वो परंपरागत हो गया, और कुछ ही दशकों से अगर हो रहा है तो गैर परंपरागत हो गया। तो ये दोनों ही अलग अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन के, इन दोनों में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। यहाँ जो परंपरागत या फिर अनवीकरणीय, इनको 2 पार्ट्स में बांटा। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब।
उसके बाद प्राकृतिक गैस जैसे कि CNG। ये जो जीवाश्म ईंधन है इनका पुनः भंडारण नहीं हो पाएगा। जीवाश्म ईंधन को बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं और तेज़ी के साथ ये खत्म हो रहे हैं। तो ये है अनवीकरणीय, क्योंकि इनका पुनः भंडारण नहीं हो पाएगा। और पुराने टाइम से इस जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल किया जा रहा है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, तो ये परंपरागत भी हो गया। तो परंपरागत के साथ ये अनवीकरणीय है। यहाँ देखो न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इसके ब्रैकेट में जो ये नंबर लिखा हुआ है ये क्या है? ये परमाणु संख्या है। ये परमाणु संख्या भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, जिस प्रकार से कोयला हम निकालते हैं ज़मीन से, वैसे यूरेनियम को निकाला जाता है। इन सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स, ये सारे रेडियोधर्मी हैं, इन सबको निकाला जाता है। तो एक दिन इसको भी समाप्त होना है, जैसे कोयला समाप्त होना है वैसे ये भी समाप्त हो जाएंगे। इनका भी पुनः भंडारण नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है? अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल के साथ ये गैर परंपरागत है, क्योंकि नाभिकीय ईंधन से ऊर्जा को प्राप्त करना ये एक एडवांस तरीका है, लेटेस्ट तरीका है। अभी भी हम लोग बड़े स्केल पर न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये एक एडवांस तरीका है। तो यहाँ देखा आपने कि जो नाभिकीय ईंधन है ये अनवीकरणीय के साथ क्या है? गैर परंपरागत है। अनवीकरणीय के साथ गैर परंपरागत है। यही मैंने आपसे कहा कि दोनों अलग अलग आधार हैं, इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि एक होगा तो दूसरा होना ही है, कि कन्वेंशनल हुआ तो नॉन रिन्यूएबल होना ही होना है, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल के साथ नॉन कन्वेंशनल है। उनमें है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, समुद्र तरंग ऊर्जा यानी कि सी वेव एनर्जी, समुद्र तापीय ऊर्जा यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी। ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, या फिर बोल दो ये सारे जो ऊर्जा है ये है रिन्यूएबल। ये समाप्त नहीं होंगे, ये समाप्त नहीं होंगे। और ये है गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल। ये कुछ ही टाइम से इन सारे ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, तो ये है नॉन कन्वेंशनल। उत्तम ऊर्जा के स्रोत का गुण नहीं है, तो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। तो ये तीनों ही जो है ये गुण होते हैं उत्तम ऊर्जा के स्रोत में। भंडारण और परिवहन मुश्किल हो ये गलत हो जाएगा, आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं। एक उत्तम ईंधन की पहचान है इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक अच्छे ईंधन की पहचान नहीं है। एक अच्छे ईंधन की पहचान होती है कि वो आसानी से पूरी तरह से जल जाए और धुआं भी ना करे, तो ये सही है। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो यानी कि कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे, ये भी सही है। तो बी और सी हमारा आंसर होगा यहाँ पर। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा के लिए सबसे अधिक सामान्य स्रोत इनमें से क्या रहा होगा? लकड़ी। प्राचीन काल में उतना तो टेक्निक रहा नहीं होगा ना कि पेट्रोल डीजल निकाला जाए जमीन से, तो लकड़ी का इस्तेमाल ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में सबसे अधिक होता था। ऊर्जा के स्रोत के रूप में डैश के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। तो जब कोयले की माइनिंग स्टार्ट हुई तो उस कोयले को जला करके, थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जला करके, पानी को उबाल करके, भाप बना करके, टरबाइन घुमा करके विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया गया। और विद्युत ऊर्जा ही चाहिए एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो बाकी सारी एनर्जी को आप आराम से प्राप्त कर सकते हो कन्वर्ट करके। तो ये संभव हो पाया कोयले के कारण। हमारे इंडिया में भी अगर मैं 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमारे इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है, बिजली बनाई जाती है, वो कोयले से बनाई जाती है। 53% के आसपास आज भी जो हम लोग बिजली बनाते हैं अपने देश के अंदर वो कोयले से बनाते हैं। निम्न में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो ये तीनों ही है। डी नहीं है, बायोमास नहीं है। बायोमास के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कुछ सवाल। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि 53% के आसपास जो बिजली है वो केवल कोयले से बनाई जाती है। डैश ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जीवाश्म ईंधन यहाँ भी हो जाएगा हमारा। ये सारे क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होता है। जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तब वहाँ से कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे अधातु के ऑक्साइड्स हैं, तो ये सारे अम्लीय हैं। वर्षा के पानी के साथ ये सब अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा बनाते हैं। अम्लीय वर्षा बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, और ये अम्लीय वर्षा
फसलों को खराब कर देते हैं। आपने सुना होगा ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, वो अम्लीय वर्षा के कारण चेंज हो रहा है। जीवाश्म ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव है वायु प्रदूषण। जो भी आपने ऑक्साइड्स देखे हैं वो वायु प्रदूषक भी है, अम्लीय वर्षा तो करते ही हैं। और ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, ये भी सही है। तो इनमें से सही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं उनमें भी वृद्धि करते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। थर्मल पावर प्लांट में देखो नाम में ही छुपा हुआ है थर्मल यानी कि हीट, ठीक है, हीट ऊष्मा। तो इस पावर प्लांट में ऊष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाने में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इस थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले को जलाया जाता है तो यहाँ से हमें ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। फिर इस ऊष्मीय ऊर्जा के मदद से पानी को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, भाप बनाया जाता है। फिर वो भाप जाकर के टरबाइन को घुमाता है। तो जब टरबाइन को घुमाया तो हम बोल सकते हैं कि वो उसके पास से अब मैकेनिकल एनर्जी या फिर बोल दो काइनेटिक एनर्जी। टरबाइन घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है। और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती है। तो ये पूरा एक एनर्जी ट्रांसफ़र का चैन होता है, एनर्जी कन्वर्जन का चैन होता है। ये हमारा आंसर। यहाँ देखिए एक सैंपल के तौर पर दिखाया गया है कि प्रेशर कुकर के अंदर पानी है, पानी को बॉयल करने के लिए ऊष्मा दी गई है, पानी भाप में कन्वर्ट हुआ, जाकर के टरबाइन घुमाया। यहाँ पर टेनिस बॉल के अंदर ब्लेड को फिट किया हुआ है, लेकिन मान लो ये टरबाइन है, इसको घुमाया। जब ये टरबाइन घुमा तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, फिर ये डायनेमो है या फिर बोल दो जनरेटर है। यहाँ से हमें ये जो जनरेटर है ये हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बना करके दे देगा। तो इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में होता है। यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाया गया है। बांध में संचित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बांध में संचित पानी में होती है स्थितिज ऊर्जा, भी हमारा आंसर हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो ये रिजर्वोयर यानी कि बांध में ये संचित पानी है। इस संचित पानी को यहाँ नीचे देखो ये गेट है, यहाँ से पास करवाया जाता है। जब यहाँ से पानी पास हुआ तो इसके पास है गतिज ऊर्जा। अभी इसके पास जब यहाँ पर ये स्टोर्ड है तो इस पानी के पास है स्थितिज ऊर्जा। फिर इस गेट से पानी को पास करवाया गया, इसके पास गति है तो ये कन्वर्ट हो जाती है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। फिर यहाँ पर टरबाइन घुमा तो टरबाइन के घूमने में मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्जन होता है, भी हमारा आंसर। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल के डैश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा, भी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेचुरल गैस नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कोल नहीं है, वाटर है, डी आंसर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर डैम गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के ऊपर है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध ये उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी पर स्थित है। एनसीईआरटी की किताब में टिहरी डैम जो है ये लिखा हुआ है कि ये गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर है। लेकिन गंगा नदी जो है ये अलकनंदा और भागीरथी से मिल करके बनती है, और जो भागीरथी नदी है इस पर ये टिहरी डैम है। तो ये हमारा आंसर। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। डैम बनाने से क्या सब समस्याएं आती है इनके बारे में यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है, तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। सेम चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में है। निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? अल्टरनेट सोर्स है। अल्टरनेट सोर्स कहने का मतलब नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत, उसी को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक स्रोत। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सारे क्या है? फॉसिल्स फ्यूल है, जो कि होते हैं कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, डी हमारा आंसर, ये गैर परंपरागत है। निम्न में कौन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जल नवीकरणीय है, पवन नवीकरणीय है, सूर्य नवीकरणीय है, न्यूक्लियर फ्यूल ये अनवीकरणीय है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर अभी आपने देखा कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम ये सारे इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है यूरेनियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो यूरेनियम होता है फ्यूल के रूप में। और यूरेनियम का भी कौन सा समस्थानिक? यूरेनियम 235, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यूरेनियम का जो 235 समस्थानिक है, ये मास नंबर है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है फिजन के लिए यानी कि विखंडन के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में। गोबर, फसलों के काटने के बाद बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, गोबर, फसलों के काटने के बाद जो अपशिष्ट बचते हैं, सब्जियों के अपशिष्ट, जैसे मान लो सब्जी के छिलके या सब्जी के जो पार्ट्स हम लोग नहीं खाते हैं, फलों के छिलके, ये सारे कहलाते हैं जैव मात्रा, बायोमास।
तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्या कहलाते हैं? बायोमास। जैव मात्रा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं डैश निकलती है। जो जैव मात्रा अभी आपने देखे हैं कि गोबर, सब्जियों, फसलों के अवशिष्ट जो होते हैं, इनका जब अपघटन होता है, इनका क्या होता है? अपघटन होता है, वो भी ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। कौन करेगा ये? बैक्टीरिया। जो अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो करते हैं इनका अपघटन करके मीथेन गैस का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। अपघटन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्सर्जन होता है। ये सारे गैस ही मिलकर के कहलाते हैं बायोगैस। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये है बायोगैस प्लांट। यह बायोगैस प्लांट यानी बायोगैस प्राप्त करने के लिए एक प्लांट है। गोबर प्लस वाटर, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, इसे हम लोग स्लरी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा देखो गोबर का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गोबर प्लस वाटर लिखा है। तो गोबर और पानी को मिक्स किया गया, इसे हम लोग स्लरी बोलते हैं। इसको भेज दिया कहाँ पर? यहाँ पर डाइजेस्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस टैंक में भेज दिया। यहाँ पर होगा इसका अपघटन। ये ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, और पूरा अच्छे से सील्ड होता है ये, ताकि ऑक्सीजन वहाँ पर ना पहुँच पाए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है यहाँ ग्रो करेंगे और इनका करवा देंगे अपघटन, जैव मात्रा का, बायोमास का। अपघटन होने के बाद ये सारे गैसेस बनेंगे, जिसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा यहाँ पर? मीथेन। सबसे ज़्यादा मीथेन, 75% जो है मीथेन ही, 75% के आसपास मीथेन गैस यहाँ पर बनती है। अब जब इसका अपघटन हो गया, जब इस बायोमास का या फिर बोल दो इस स्लरी का या फिर यानी कि इस मिक्सचर का जब अपघटन हो गया अच्छे से, तो इसको फिर निकालना भी पड़ता है। टाइम टू टाइम क्या है कि अपघटित जो हो चुके हैं उसको निकालना भी पड़ता है। तो अपघटन के बाद जो स्लरी मिला वो बर्बाद नहीं जाएगा, उसका वो अब खाद है, वो मैन्योर है, खाद है। इसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाएगा। तो खेतों में इसको छींट दिया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर मैन्योर प्राप्त होता है या फिर बोल दो जो यहाँ पर अपघटन होने के बाद जो मटेरियल यहाँ पर बचा है, उसमें नाइट्रोजन, उसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इनके लिए इसका इस्तेमाल जो है खाद के रूप में होता है। जैव गैस को डैश भी कहा जाता है। बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस को गोबर गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गैस है इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो गोबर ही होता है, इसलिए गोबर गैस भी बोलते हैं। मार्श गैस हम लोग मीथेन को बोलते हैं। जैव गैस का मुख्य घटक है सबसे ज़्यादा मीथेन 75% के आसपास। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारा आंसर। बायोगैस के बारे में बताना है कि कौन असत्य है। बायोगैस ये एक क्लीन फ्यूल है। बायोगैस क्लीन फ्यूल है। जब ये बायोगैस जलती है तो धुआं उत्पन्न नहीं होते, और 75% मीथेन, 75% के आसपास मीथेन गैस इसमें होती है। 10% नाइट्रोजन, ये गलत हो जाएगा। बायोगैस में आपको ध्यान में रखना है कि मीथेन जो कि सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड। डैश के जलने से राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता। तो लकड़ी, चारकोल, कोयला, जब ये सब जलते हैं तो राख बनती है। बायोगैस के जलने से कोई राख नहीं बनती, और ना ही बायोगैस धुआं उत्पन्न करती है। जैव मात्रा ऊर्जा का डैश स्रोत है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है और गैर परंपरागत है, और गैर परंपरागत को ही हम लोग वैकल्पिक बोलते हैं। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि जब अपघटन हो गया तो उस स्लरी को बाहर भी निकालना पड़ता है, क्योंकि उस स्लरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। पवन ऊर्जा फार्म में लगाए जाते हैं। पवन चक्कियाँ, ये सारे देख सकते हो कितने सारे पवन चक्कियाँ हैं। ये विंग्स हैं, ये पवन जो चक्कियाँ हैं इनके ये विंग्स हैं। ये विंग्स ही हैं जो रोटेट करते हैं, घूमते हैं हवा की स्पीड के कारण ये विंग्स घूमते हैं, जिसके कारण जनरेटर में जो आर्मेचर होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तब जाकर के बिजली बनती है। जब हम टरबाइन घुमाते हैं ना, तो टरबाइन घुमाते हैं मतलब हम आर्मेचर को घुमा रहे हैं जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में। जब वो आर्मेचर घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, तब जाकर के बिजली बनती है। तो जब ये जो विंग्स हैं ये रोटेट करते हैं, तब जाकर के वो आर्मेचर भी रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब जाकर के बिजली बनती है।
पवन के डैश का उपयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। काइनेटिक एनर्जी, पवन के पास गतिज ऊर्जा है ना, वही गतिज ऊर्जा तो है जो विंग्स को घुमाती है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ये है डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, पूछ दे कि पवनों का देश कौन है तो डेनमार्क। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है। तो 5वां स्थान था, अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में 4था स्थान है। पहला स्थान पर है चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी, चौथा स्थान पर इंडिया है, 5वें पर ब्राजील है। तो एनसीईआरटी के साथ यही दिक्कत है, एनसीईआरटी में डेटा जो है आपको अपडेटेड नहीं मिलती है। अभी करंट टाइम में क्या है, इंडिया 4थे स्थान पर है विद्युत पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन के मामले में। पवन ऊर्जा के उपयोग की एक सीमा नहीं है, मतलब कौन लिमिटेशन नहीं है विंड एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। विशाल भूखंड की आवश्यकता, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, ये एक सीमा है। आप चाहते हो कि हम पवन चक्कियाँ लगाएं तो बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगानी पड़ेंगी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक भूखंड चाहिए होता है। आरंभिक लागत अत्यधिक होता है, इनिशियली जब इसको स्टैब्लिश किया जाता है तो ज़्यादा खर्चे आते हैं इसमें। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पवन की न्यूनतम गति 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चलनी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग विंड एनर्जी को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है। हमेशा ये गति हो जरूरी नहीं है, इसलिए ये एक लिमिटेशन है। तो डी हमारा आंसर नहीं होगा, सी हमारा आंसर होगा। सूर्य के संदर्भ में असत्य चुनना है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये सही है। वैकल्पिक स्रोत है, सही है। वैकल्पिक को हम लोग गैर पारंपरिक भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। अनवीकरणीय स्रोत गलत हो जाएगा। बादल रहित स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिणाम डैश के बीच होता है। जब आसमान में बादल ना हो, एकदम बादल रहित स्थिति हो, तो पृथ्वी के किसी क्षेत्र में, ठीक है, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 4 से 7.5 किलोवाट आवर इतनी ऊर्जा गिरती है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में। किलोवाट आवर क्या है, ये यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है ऊर्जा के लिए। इसी को आप यूनिट भी बोल सकते हो, 4 to 7.5 यूनिट्स। तो जब बादल ना हो तो पृथ्वी के किसी क्षेत्र में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इतनी सोलर एनर्जी गिरती है, 4 से 7.5 किलोवाट आवर इतनी सोलर एनर्जी गिरती है एक दिन में। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को डैश कहते हैं। वायुमंडल की परिरेखा बोले तो आउटर एज, ठीक है, आउटर एज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल की मोटाई है, तो ये है इसका आउटर एज। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस आउटर एज के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में जब सूर्य की किरण ऐसे लंबवत गिरती है, तो इससे जो एनर्जी यहाँ पर गिरी इस एरिया पर, इससे जो एनर्जी यहाँ पर गिरी, इसे क्या कहते हैं? इसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सोलर कांस्टेंट हमें क्या बताएगा? पृथ्वी के वायुमंडल के आउटर एज पर सूर्य की किरण जब लंबवत गिरती है तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो एनर्जी गिरी उसे हम लोग सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर सोलर कांस्टेंट का वैल्यू पूछ दिया कि जो वैल्यू है वो कितना है, तो या तो किलो जूल में आप ये बोल दो या फिर किलोवाट में ये बोल दो। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जब सूर्य की किरण लंबवत गिरती है तो उस लंबवत सूर्य किरण के साथ इतनी एनर्जी होती है। सौर ऊर्जा के निम्न फायदे हैं। सौर ऊर्जा के निम्न फायदे क्या है? पॉल्यूशन फ्री है, सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं है। उसके बाद निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एनर्जी मिलती है। जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है उसके लिए हमें पैसे थोड़ी ना खर्चने पड़ते हैं, फ्री में है वो, और नवीकरणीय है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो डी हमारा आंसर। निम्न में से कौन सौर ऊर्जा पर आधारित यंत्र नहीं है? सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर पैनल, ये सारे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हीटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम करता है। अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए सौर कुकर के अंदर के भाग को डैश रंग से पेंट किया जाता है। जो ब्लैक कलर होता है, जो काला रंग है, वो ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित करता है, गुड एब्जॉर्बर होता है।
हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है कौन, ब्लैक कलर। इसीलिए क्या होता है कि ब्लैक रंग से पेंट किया जाता है। यहाँ देखो ये बॉक्स सोलर कुकर है, ये बॉक्स सोलर कुकर है। सोलर कुकर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये बॉक्स सोलर कुकर है। इस बॉक्स सोलर कुकर में यहाँ पर देखो समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है ताकि जो प्रकाश की किरण है आने के बाद टकरा करके इसके अंदर जाए, इस बक्से के अंदर जाए, इस बक्से के अंदर जाए। इस बक्से में काले रंग से पेंट किया हुआ है। तो जो इस लाइट रे के साथ जो है यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये सारे ऊष्मा को जो है ये ब्लैक रंग एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद ये देखो ऊपर से एक और ग्लास होता है, इसको बंद कर दिया जाता है ताकि जो भी ऊष्मा अंदर में बन रही है वो बाहर ना निकल पाए। बॉक्स कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का। परवलय कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, पैराबोलिक कुकर। देखो एक और कुकर है यहाँ पर, यह है पैराबोलिक, इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण जो कि प्रकाश की किरणों को, जो भी लाइट रे यहाँ पर गिरती है उन सब को ये टकराने के बाद यहाँ पर जो दर्पण है ये भेज देता है। तो जब सारी प्रकाश की किरणें एक स्थान पर पहुँचती है तो वहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो ये जो बॉक्स कुकर होता है उसके तुलना में ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये वाला कुकर। सौर सेल बदलता है, सौर सेल, सोलर सेल। सोलर सेल को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, क्या होता है वो, फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल, ये फोटोवोल्टेइक सेल ये लाइट एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सौर सेल बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, यह है सिलिकॉन उपधातु। पृथ्वी के भूपर्पटी में यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, वो है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन। लेकिन हमें सोलर सेल बनाने के लिए जिस क्वालिटी का सिलिकॉन चाहिए वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। भले ही सिलिकॉन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध है हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में, लेकिन सोलर सेल बनाने के लिए जिस क्वालिटी का चाहिए वो कम है। सोलर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है, सोलर पैनल ये आपने देखे होंगे, ये है सोलर पैनल। इसमें देखो ये सेल है, 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 बहुत सारे सोलर सेल्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं तब जाकर के सोलर पैनल बनता है। और ये जो कनेक्शन है सेल्स के बीच ये बनाने का काम करती है सिल्वर धातु। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सोलर पैनल तो ऐसे भी महंगा है, सोलर पैनल ऐसे भी महंगा है, सिल्वर का इस्तेमाल होने से और महंगा हो जाता है, क्योंकि सिल्वर आप जानते हो सिल्वर जो धातु है महंगी मिलती है, तो और ज़्यादा ये महंगा हो जाता है सोलर पैनल। सिल्वर के स्थान पर कॉपर का भी इस्तेमाल होता है, सिल्वर के स्थान पर कॉपर का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिल्वर तो अच्छा चालक है ही, विद्युत के लिए कॉपर भी बहुत अच्छा चालक है। सौर सेल का उपयोग किया जाता है, सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है खिलौने में, ट्रैफिक सिग्नल में, मानव निर्मित उपग्रह में, इन सब में। इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ये इनमें से तो कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद है अब समुद्रीय ऊर्जा। समुद्र में 3 प्रकार के ऊर्जा होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा जो कि ज्वार भाटा के कारण है, ज्वार भाटा के कारण ये ज्वारीय ऊर्जा बनती है। उसके बाद तरंग ऊर्जा, उसके बाद महासागरीय तापीय ऊर्जा, ओशन थर्मल एनर्जी। यहाँ पर देखिए दिखलाया गया है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ठीक है, जो समुद्र के पास जो ताप है या फिर बोल दो समुद्र में जो ऊष्मा है उसके मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ देखो ये है सरफेस का पानी, सरफेस का पानी ये गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट पहुँच रहा है, तो यहाँ का पानी गर्म होगा। मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, इसके 2 किलोमीटर गहराई पर जाओ तो यहाँ का जो पानी है मान लो इसका टेम्परेचर T2 है। तो इस मेथड से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो T1 माइनस में T2 है ये 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर बोल तो 20 केल्विन होना चाहिए, इतना होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब न्यूनतम जो तापमान में परिवर्तन है ये इतना होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग यहाँ से एनर्जी को प्राप्त कर पाएंगे। ये एक शर्त है इस तरीके से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब क्या होता है, सतह का जो पानी है ये गर्म है, इस गर्म पानी की मदद से अमोनिया लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, हो सकता है इसके स्थान पर कोई दूसरा लिक्विड इस्तेमाल हो। एनसीईआरटी में अमोनिया लिक्विड लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अमोनिया लिक्विड यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो अमोनिया लिक्विड है ये वोलेटाइल होता है, मतलब आसानी से ये लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस अमोनिया लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा इस गर्म पानी से। जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही स्टीम टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन घूमने से क्या होगा, बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल जाती है। फिर टरबाइन घुमाने के बाद ये जो स्टीम है अमोनिया लिक्विड का
उसको ठंडा किया जाएगा। अब ठंडा करने के लिए ठंडा पानी चाहिए, तो नीचे से पानी को ऊपर की ओर खींचा जाएगा पंप की सहायता से। इसीलिए यहाँ पर लिखा था कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 2 किलोमीटर की गहराई से पानी को ऊपर की ओर खींचा जाएगा ताकि ये जो अमोनिया लिक्विड का स्टीम है वापस से ये अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर से ये जाएगा स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है यहाँ पे। निम्न में से कौन समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, महासागरीय तापीय ऊर्जा है। सी नहीं है। ज्वार भाटा किसका परिणाम है? ज्वार भाटा चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। इसके कारण कौन सी ऊर्जा मिलती है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ज्वारीय ऊर्जा की मदद से टरबाइन घुमाया जाता है और वहां से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ओटेक बोले तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन विद्युत संयंत्र संबंधित है। ओशन थर्मल एनर्जी भी हमारा आंसर। ओटेक विद्युत संयंत्र प्रचालित होने के लिए महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप और 2 किलोमीटर गहराई पर जल के ताप में डैश का या ज़्यादा का अंतर होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 केल्विन। महासागर पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग डैश जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए किया जाता है। वोलेटाइल लिक्विड को बॉईल करने के लिए किया जाता है, यानी इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया लिक्विड का इस्तेमाल होता है स्टीम बनाने के लिए। समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन घुमाने के लिए तरंगों की डैश का उपयोग किया जाता है। समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन को घुमाने के लिए जो समुद्र तरंग ऊर्जा होती है, इसमें तरंग के पास होती है गतिज ऊर्जा, यानी समुद्र तरंग ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है। तो इसी गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। यहाँ देखो गतिज ऊर्जा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये आंसर होगा। इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, ठीक है, इसको काट दो, इसके स्थान पर काइनेटिक एनर्जी लिख दो, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? भूतापीय ऊर्जा यानी भूमि यानी कि पृथ्वी के अंदर जो तापीय ऊर्जा है इससे संबंधित है। तो ये हॉट स्पॉट, हॉट स्प्रिंग, अंडरग्राउंड हॉट वाटर, ये सारे सही है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये सब ऐसा लग रहा है आपको कि धुआं है, बट ये धुआं नहीं है, ये है वेपर, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर है जो पृथ्वी के नीचे से निकल रहा है। ये वाष्प है, ये जल वाष्प है, स्टीम है पानी का जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर निकल रहा है। ये वाटर वेपर कैसे बना? ये वाटर वेपर बना पृथ्वी के आंतरिक तापमान के कारण। अब जानते हो पृथ्वी की गहराई में आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान में वृद्धि होती है, उष्मा का उत्सर्जन वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होता है। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जो पृथ्वी के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो उस आंतरिक तापमान के कारण गर्म हो जाता है और भाप में कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वी के गहराई में जैसे सब नीचे जाएंगे तापमान में वृद्धि होगा। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, उसमें जो हमारा पानी है जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर जो है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो ग्राउंड वाटर है ये पृथ्वी के आंतरिक तापमान के कारण गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद ये भाप में बदल जाते हैं और यही भाप जो है बाहर आ जाता है और हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो ऐसे स्थान को हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। और ये आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलेगा, कुछ ही ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर इस तरह से पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है पृथ्वी के आंतरिक तापमान के कारण। ऐसे ही स्थान पर क्या है कि हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट हम लोग ऐसे स्थान पर लगाते हैं। क्या करते हैं वहाँ पर, ये जो स्टीम है ना, बस इस स्टीम को हाई प्रेशर के साथ निकाला जाएगा और टरबाइन घुमाया जाएगा। इस स्टीम को हाई प्रेशर के साथ निकाला जाएगा पंप के सहायता से और टरबाइन घुमाया जाएगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसे स्थान लिमिटेड है, तो हम हर जगह जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये गर्म तालाब आपने सुना होगा, है ना, गर्म तालाब आपने सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग। जो अभी आपने देखे यहाँ पर, एक तो आपने देखा हॉट स्पॉट, ठीक है, ए में, दूसरा है हॉट स्प्रिंग। तो ये हॉट स्प्रिंग कैसे बना? जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो अंडरग्राउंड पानी था, वो पानी गर्म हुआ। गर्म होने के बाद क्या हुआ, ये अपने आप उसको कोई रास्ता मिला और ये सरफेस पे पानी चला आया और इस तरह से ये हॉट स्प्रिंग बना दिया। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए
कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है। यहाँ पर हिंदी में मैंने छोड़ दिया हुआ है लिखना, यहाँ पर आप लिख लेना नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित, कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित, और एक अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित। तो सबसे पहले हम लोग अनकंट्रोल्ड वाले को देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिखलाया गया है कि ये एक न्यूक्लियस था जिस पर टक्कर मारा। किसने टक्कर मारा? न्यूट्रॉन ने टक्कर मारा। न्यूट्रॉन ने टक्कर मारा। जैसे ही न्यूट्रॉन ने टक्कर मारा, यहाँ पर दो हल्के नाभिक बने, यहाँ पर दो हल्के नाभिक बने, और इस टक्कर से देखो 3 न्यूट्रॉन बने, 1 2 3। अब ये तीनों ही जो न्यूट्रॉन्स हैं फिर से ये जो नाभिक होंगे उसको टक्कर मारेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर यूरेनियम 235 मैंने लिया हुआ है, तो यूरेनियम 235 के एक न्यूक्लियस को टक्कर मारा, 3 न्यूट्रॉन बने। फिर ये तीनों न्यूट्रॉन क्या है, यूरेनियम 235 के जो बाकी सारे नाभिक होंगे उनमें टक्कर मारेंगे, 3 नाभिक में टक्कर मारेंगे ये तीनों न्यूट्रॉन। फिर से क्या होगा, हर एक टक्कर में 3-3 नए न्यूट्रॉन्स यहाँ पर बनेंगे। इस वाले में भी देखो, और इस वाले में भी देखो। और आप जानते हो हर एक टक्कर के साथ एनर्जी बन रही है, ठीक है, यहाँ पर दिखलाया नहीं है, हर एक टक्कर के साथ एनर्जी बन रही है। तो ये है अनकंट्रोल्ड फिजन, कि जितने भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो सारे फिर से जाकर फिजन करते हैं। जितने भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं फिर से जाकर फिजन करते हैं। हर एक प्रोसेस में, हर एक टक्कर में क्या है, हर एक विखंडन में क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये ऊर्जा जो है बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, ये ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, एटम बॉम्ब बनाने में, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा विनाश कर सके। तो ये अनकंट्रोल्ड जो फिजन है ये न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर बोल दो एटम बॉम्ब बनाने में किया जाता है। अब देखो, कंट्रोल्ड फिजन जो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, ठीक है, जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते हैं वो फिजन कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। कैसे? यहाँ पर देखो, ये एक नाभिक है यूरेनियम 235 का, न्यूट्रॉन ने आके टक्कर मारा, ठीक है, न्यूट्रॉन ने आके टक्कर मारा, 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर बने। 3 न्यूट्रॉन जो यहाँ पर बने, यहाँ पर देखो इन 3 में से एक ही न्यूट्रॉन जो है फर्दर नाभिक को टक्कर मार रहा है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई एक नाभिक नहीं होता है। यूरेनियम का जो हमने नाभिक लिया है कोई एक नाभिक थोड़ी ना होता है, वहाँ पर तो पूरा यूरेनियम का रॉड रखा होता है, ऐसे समझ लो। यूरेनियम का क्या है, एक रॉड रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे नाभिक हैं। तो एक नाभिक को टक्कर मारने से जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं वो फिर से टक्कर मारते हैं दूसरे नाभिक को, ठीक है, दूसरे नाभिक को, क्योंकि करोड़ों की संख्या में नाभिक है। तो ये मत समझना कि एक नाभिक का टक्कर मारने के बाद टूट चुका है तो फिर से ये नाभिक कहाँ से आ गया। तो यहाँ देखो 3 जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं उसमें से एक ही न्यूट्रॉन है जो फर्दर फिजन कर रहा है, बाकी ये दोनों न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, अवशोषित करवा लिया जाता है। यहाँ देखो फिर से ये जो न्यूट्रॉन फिजन किया, यहाँ पर फिर से 3 न्यूट्रॉन्स बने, फिर से देखो इन दोनों को एब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा, एक ही न्यूट्रॉन फिर से फिजन करेगा, फिर से यहाँ 3 बने, फिर से एक ही फिजन करेगा, बाकी इन दोनों को एब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। तो ये जो अवशोषित करने का काम है ये करता है कंट्रोल रॉड, नियंत्रक शर हम जिसे बोलते हैं। यहाँ जो रिएक्शन है ये कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रॉन बन रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, न्यूट्रॉन बन रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, जितने बन रहे हैं सारे के सारे टक्कर मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कंट्रोल रॉड का काम होता है जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बनते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि फिजन करें उनको एब्जॉर्ब कर लेगा ये कंट्रोल रॉड। इसके लिए इस्तेमाल होता है बोरोन, ठीक है, बोरोन और कैडमियम, बोरोन और कैडमियम, ठीक है, यानी कि B और CD। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ है न्यूक्लियर रिएक्टर का एक पूरा डायग्राम। न्यूक्लियर रिएक्टर में कोर होता है, ठीक है, ये जो आपको दिखलाया गया ये कोर है, इसी में फिजन होता है, इसी में फिजन होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ फ्यूल रॉड, तो फ्यूल रॉड के जगह पर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो सकता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। तो मान लो यहाँ पर यूरेनियम है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के यहाँ पे रॉड्स लगे होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर रॉड्स हैं तो करोड़ों की संख्या में यहाँ पर क्या है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है। तो जब यहाँ पर फिजन होता है, जब यहाँ पर फिजन होता है तो ऊर्जा बनती है, जब यहाँ पर फिजन होता है तो ऊर्जा बनती है। तो अंदर का जो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है। तो इस तापमान को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर कूलेंट होता है, ठीक है, ये मान लो कि है कूलेंट, ये क्या है, कूलेंट है। इस कूलेंट के स्थान पर इस्तेमाल होता है पानी हो सकता है, यहाँ पर हवा हो सकती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
और लिक्विड सोडियम, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिक्विड सोडियम, एयर, CO2, वाटर, इन सब का इस्तेमाल होता है कूलेंट के रूप में। ये कूलेंट क्या करेगा, जो भी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है उसको ये कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कूलेंट जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तब ये कूलेंट आएगा इस वाले चैम्बर में। इसमें देखो ये कूलेंट यहाँ आया, ये क्या है, पूरा कूलेंट है जो कि एकदम हाई टेम्परेचर पर है, क्योंकि ये जो है अपने में पूरा ऊष्मा को अवशोषित करके कोर से यहाँ पर लाया है। इसमें है कूलेंट हाई टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर जो पाइप आपको दिखलाया गया है, यहाँ पर ये जो पाइप है ऐसे, इसमें पानी है। ये पानी क्या करेगा, इस कूलेंट से ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। पहले इस कूलेंट ने किया था कोर से, अब इस कूलेंट से ये पानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अवशोषित करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही स्टीम टरबाइन घुमाएगा। एक बार जब ये स्टीम टरबाइन घुमा देगा, फिर से इस स्टीम को ठंडा किया जाएगा, कंडेंसर में ला करके ठंडा किया जाएगा, पानी बन जाएगा। फिर से ये पानी यहाँ पहुँचेगा, फिर से वही साइकिल यहाँ पर रिपीट होगा। तो एक साइकिल यहाँ पर चल रहा है, एक साइकिल यहाँ पर चल रहा है। कंट्रोल रॉड का काम मैंने आपसे बता ही दिया। इसके जगह पर इस्तेमाल होता है बोरोन और कैडमियम का, ठीक है। एक और देखो यहाँ पर मॉडरेटर रॉड लिखा हुआ है। मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर का काम ये होता है, जैसे अभी आपने देखा कि मान लो ये एक यूरेनियम का नाभिक है, इस पर न्यूट्रॉन ने जाकर के टक्कर मारा, तो ये जो टक्कर मारने वाला न्यूट्रॉन होता है इसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है। लेकिन टक्कर मारने के बाद जब फ्यूजन होता है, तो जब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। इतने एनर्जी के साथ ये फ्यूजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस दो को एब्जॉर्ब करवा लेंगे कंट्रोल रॉड के साथ। ये जो न्यूट्रॉन है इसके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, इतने एनर्जी के साथ ये फ्यूजन नहीं कर पाएगा। तो इसके एनर्जी को हमें कम करना पड़ता है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है मॉडरेटर का। तो मॉडरेटर के जगह पर उपयोग होता है H2O, पानी का इस्तेमाल हो सकता है, भारी जल का इस्तेमाल हो सकता है, और ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये है मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पदार्थ। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। क्या काम होता है, न्यूट्रॉन के एनर्जी को कम करना, उतना एनर्जी कर देना ताकि ये फ्यूजन कर पाए। कैसे कम होता है, इन सारे पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ टकरा करके ये अपना एनर्जी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया मॉडरेटर के बारे में, फ्यूल रॉड के बारे में, कंट्रोल रॉड के बारे में और कूलेंट के बारे में। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब होता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का होता है, और उसमें भी यूरेनियम 235 का होता है। एक यूरेनियम 238 भी होता है, लेकिन इसका नहीं होता है, इसका होता है। कैल्शियम हमारा आंसर। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में यूरेनियम नाभिक को तोड़ने के लिए डैश से बमबारी करवाया जाता है। तो क्या है यहाँ पर, देखो लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, ठीक है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से। डैश नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देते हैं। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के पास काफ़ी क्षमता होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए, काफ़ी क्षमता होती है जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को बड़े मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है कि यूरेनियम की उपलब्धता सीमित उपलब्धता है। ऐसा तो है नहीं कि हम उपयोग कर रहे हैं और ये बन रहे हैं, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। प्रदूषण, वायु पर्यावरण प्रदूषण का प्रबल खतरा। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल, ये रेडियोधर्मी होते हैं, इनसे विकिरणें निकलती रहती है, रेडिएशंस निकलते रहते हैं, और ये रेडिएशंस काफ़ी खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो प्रबल खतरा है प्रदूषण के। उसके बाद क्या है, पावर प्लांट को बैठाना है, इस्टेब्लिश करना है, तो खर्चे ज़बरदस्त, ठीक है। संयंत्र के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत। तो इनमें से सभी ये सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को एक लार्ज स्केल पर उपयोग नहीं कर पाते हैं। दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना कहलाता है। दो हल्के नाभिक विखंडन में क्या था, एक भारी नाभिक टूटा था ना, यहाँ पर क्या होगा, दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण होगा, ये कहलाएगा फ्यूजन। यहाँ पर भी एनर्जी का बनना होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ मैंने फ्यूजन मारा था ना, ठीक, हाँ ठीक है। सूर्य और तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और मैंने अभी आपसे कहा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बनती है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होती है। तो सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन होने के लिए आवश्यक शर्त है। नाभिकीय संलयन होने के लिए
शर्त यह है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए, लिखा है ना, मिलियन कोटि के केल्विन तापमान होने चाहिए, मिलियन कोटि के पास्कल दाब होने चाहिए, हाई टेम्परेचर, काफ़ी हाई प्रेशर चाहिए, लाइटर न्यूक्लियाई चाहिए। डी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हाइड्रोजन बम डैश पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, लेकिन परमाणु बम या फिर नाभिकीय बम ये न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। निम्न में कौन सा तापमान नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त है? न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। यह टेम्परेचर इस ऑर्डर का होना चाहिए 10⁻7 केल्विन के। हाइड्रोजन बम के संदर्भ में असत्य कथन चुने। हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन करवाने के लिए आपने देखा कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इस ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए। तो यह टेम्परेचर हाइड्रोजन बम के अंदर कहाँ से प्राप्त होगा? हाइड्रोजन बम के अंदर कोर होता है, उस कोर में पहले फिजन करवाया जाता है। पहले क्या करवाया जाता है? फिजन करवाया जाता है। जब ये फिजन होता है तब हमें यह टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है और फिर ये फ्यूजन हो जाता है। तो इसके क्रोड में नाभिकीय बम होता है, न्यूक्लियर बम होता है। न्यूक्लियर बम होता है मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये सही है। यह नाभिकीय बम से अधिक विनाशक है, बिल्कुल सही है। ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो उत्सर्जन है ये नाभिकीय विखंडन से भी अधिक होता है। यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये सही हो जाएगा, सी आंसर। गलत चुनना था तो सी आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में कौन सा समीकरण दिया? 1905 से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों समतुल्य है एक दूसरे के। 1905 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है वो दोनों एक दूसरे के समतुल्य है, मतलब कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये चीज़ कहा कि भाई साहब द्रव्यमान भी ऊर्जा में बदलता है और कितना द्रव्यमान से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके लिए इन्होंने ये वाला फॉर्मूला दे दिया। लो और खुश हो जाओ, बी हमारा आंसर। E बराबर mc²। ये समीकरण हमें ये बता देगा कि कितने द्रव्यमान से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत बड़ी खोज थी और ये फार्मूला आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा ये जो फार्मूला है ये फेमस है, प्रसिद्ध है। E बराबर mc²। m है द्रव्यमान, E एनर्जी, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो खोज तो ये बहुत बड़ी थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, लेकिन इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो आपसे हमारा ये सवाल है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, बताना है आपको कि किस चीज़ के लिए मिला था। ऐसा इन्होंने क्या किया था जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा अभी आपने देखा कि फ्यूजन होता है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। तो मान लो ये एक नाभिक है, फ्यूजन हुआ, यहाँ पर 2 हल्के नाभिक बने और इस प्रोसेस में एनर्जी भी बनी। फ्यूजन में क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बताओ कि ये एनर्जी जो है ये कहाँ से बनती है? ठीक है, ये जो एनर्जी है ये कहाँ से बनती है? ये एनर्जी बनती है द्रव्यमान से। ठीक है, ये एनर्जी बनती है द्रव्यमान से। ये एक नाभिक है, ये 2 नाभिक यहाँ पर बने, फ्यूजन हुआ और एनर्जी यहाँ पर मिली। तो मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m3 है। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले आपने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, जहाँ पर यह कहा जाता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर होता है जो उत्पाद होते हैं उनके कुल द्रव्यमान के। यही आपने पढ़ा था। ये चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होती है। देखा यह जाता है कि यहाँ पर जो उत्पाद हमें मिलते हैं उसका जो टोटल द्रव्यमान होता है ये कम होता है। होना बराबर चाहिए था ना, लेकिन ये कम होता है। तो द्रव्यमान गया कहाँ? ये द्रव्यमान बदल गया एनर्जी में। कितने द्रव्यमान का लॉस हुआ, उससे कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, इसे निकालने के लिए ये फार्मूला है E बराबर mc²। द्रव्यमान में परिवर्तन अगर डेल्टा m है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और हम बता देंगे कि हाँ इतनी एनर्जी बनी है इतने द्रव्यमान के लॉस से। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर ये 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ने पर ये आता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, फ्यूजन के जरिए ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, तो देखो अल्फा पार्टिकल बना। यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, इसका द्रव्यमान देखो ये है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
कि ये जो द्रव्यमान है और ये जो द्रव्यमान है इन दोनों में अंतर है। यहाँ देखो फ्यूजन के बाद जो हमें उत्पाद यहाँ पर मिला उसका द्रव्यमान कम है। अगर इसका द्रव्यमान कम है तो कुछ द्रव्यमान का लॉस हो चुका है, कुछ द्रव्यमान का लॉस हो चुका है। वो द्रव्यमान कहाँ गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत बड़ी खोज है जिसमें इन्होंने कहा कि जो द्रव्यमान है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 1 mu बराबर 1 mu द्रव्यमान से हमें इतनी एनर्जी मिलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः डैश वोल्ट के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 mu बराबर होता है डैश मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 mu बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आता है ये मान? इसी फॉर्मूले से आता है, E बराबर mc² से। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में डैश नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या हो जाती है मास, ठीक है, द्रव्यमान। ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उसे डैश कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? जिनका पुनर्जनन हो सकता है या फिर पुनः भंडारण, नवीकरणीय। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मतलब हमें सोलर एनर्जी से क्या करना है? पानी को गर्म करना है, तो किस दिन नहीं कर पाएंगे? जब हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि बादल वाले दिन या फिर रात में नहीं कर पाएंगे। अधिकांश ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं, यानी ज़्यादातर जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो सौर ऊर्जा से ही बने होते हैं, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। आपको बताना है इनमें से कौन है जो सौर ऊर्जा से नहीं बने होते हैं। तो ये है भूतापीय ऊर्जा और यह नाभिकीय ऊर्जा। धरती के अंदर का जो तापमान है वो धरती के अपना आंतरिक संरचना के कारण है, ना कि सोलर एनर्जी के कारण है। और नाभिकीय ऊर्जा हमें नाभिकीय जो ईंधन है उनसे प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ईंधन का अपना एक खासियत होता है जिनसे हम लोग वो एनर्जी को प्राप्त कर पाते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर A और C हो जाएगा, A और C, B हमारा आंसर। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस बोल दे या फिर गोबर गैस बोल दे, मुख्य घटक है मीथेन, ठीक है, A हमारा आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में मीथेन 90% के आसपास होता है और गोबर गैस में 75% के आसपास होता है। नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में उपयोग होता है, यानी फ्यूजन में ज़्यादातर जो है हाइड्रोजन और इसके समस्थानिक का उपयोग होता है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? जिसे बार्क ने डिजाइन किया था, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तैयार किया था। ये मुंबई में है, अप्सरा नाम है, C हमारा आंसर। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है? ये है महाराष्ट्र के अंदर तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति संयंत्र है, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 39 यहाँ पर समाप्त होता है। और इस चैप्टर का जो PDF है ये मैं आपको बाद में दूंगा, जब मैं चैप्टर 40 भी करवा दूंगा, दोनों एक साथ मैं आपको दूंगा। तो ये दोनों ही चैप्टर के जो PDF होंगे, दोनों ही चैप्टर्स के जो PDF होंगे, चैप्टर 39 और 40 के, ये मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैप्टर्स होंगे इनको मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसको डाउनलोड कर पाओगे जब मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आप उस PDF को प्राप्त करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में।